नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं नवभारत डिजिटल। दोस्तों, हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का प्रचार रुक गया है, वहां पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन इस चुनाव में सरगर्मी काफ़ी देखी गई। ओवैसी बौखलाए हुए नजर आए। वहाँ टीआरएस जो हैं वो भी खामोश हैं, लेकिन अंडर करंट उनका भी काम जोरदार चल रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतने एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर हैदराबाद में चुनाव प्रचार करती नजर आई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी और न जाने कितने नेता वहां पर पहुंचे। भूपेंद्र यादव भी उसमें शामिल थे। आखिर हैदराबाद में, वो भी वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इतने बड़े नेताओं का वहाँ जाना, चुनाव प्रचार करना, लोगों को ये बात पच नहीं रही है। ओवैसी बौखला गए हैं। इन सभी मामलों को लेकर हम बात करेंगे मेरे बहुत पुराने साथी, मेरे दोस्त, वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवास रेड्डी जी से, जो कि TV9 के भी एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। रेड्डी जी, आपका नवभारत डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय, आप नवभारत डिजिटल में मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरा राय व्यूज जानने के लिए आप मुझे यहाँ बुलाया है। आपको शुक्रिया। मैं थैंक यू श्रीनिवास जी। इसमें हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, आप हैदराबाद में ही पले बढ़े, राजनीति को बहुत करीब से देखा, इतने बड़े न्यूज चैनल के आप एडिटर इन चीफ रहे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर आक्रामक होकर, बहुत ही एग्रेसिव होकर, वहां पर इतने बड़े नेता वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो भी हैदराबाद के 150 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के। इसके पीछे आखिर रणनीति क्या है? क्या इसके फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है? देखिए संजय, अगर आप जीएचएमसी इलेक्शंस को लेकर ही देखते हैं तो ये लगता है छोटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्लानिंग किया है, जिस तरह से तेलंगाना जो अलग राज्य बना है, इसके बाद यहाँ उतना फुटप्रिंट्स मजबूत करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर 1980s की बात करें, 1990s की भी बात करें, ओल्ड सिटी ऑलवेज एमआईएम की गढ़ रहा है। जहां हैदराबाद के ओल्ड सिटी पूरा एमआईएम की कब्जे में है। आज तक ऐसा कई एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां अभी तक एमआईएम के सिवा और कोई जीता हो। लगभग एक 7 मैं गिन के बोल सकता हूं कि वहां एक्सेप्ट एमआईएम, जब से हमको आजादी मिला है तब से आज तक एमआईएम ही एमआईएम है, और कोई वहां जगह नहीं बन पाया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है, जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हैदराबाद में कुछ सीट, ओनली सम सीट्स लाइक नरेंद्र, एक जमाने पे हम जब ग्रेजुएशन करते थे, जब 10th क्लास में थे, वो समय पे 1980s में नरेंद्र बोल के भारतीय जनता पार्टी से जीतते थे। इंद्र सेना रेड्डी बोल के और एक लीडर है यहाँ के बीजेपी, वो जीतते थे। इसके बाद किशन रेड्डी जो आज होम मिनिस्टर, जो सहाय मंत्री है, वो भी हैदराबाद के एरिया से जीते हैं। आप देखें कि बंडारू दत्तात्रेय एमपी रहा है सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हैदराबाद को लग के पड़ता है कई साल, कई बार। तो इसमें स्वाभाविक है कि ऐसा ये नहीं है कि हैदराबाद के जीएचएमसी एरिया में भारतीय जनता पार्टी का उसका जो गढ़ है वो माना जाता है। लेकिन जिस तरह से टीआरएस बनने के बाद, यानी अलग राज्य बनने के बाद, पूरा तेलंगाना सेंटिमेंट पूरा उछल रहा है। और जहां देखो अलग तेलंगाना राज्य का जो सेंटिमेंट है वो परकलेट हर एक तेलंगाना वासियों के दिल में वो समा गया है। लेकिन एक सबको देखने को मिला है कि जो अलग तेलंगाना जो बनी है वो अभी जो मुख्यमंत्री, टीआरएस के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के वजह से ही हुआ है। उन्होंने जिस तरह से मुहिम चलाया है, जिस तरह से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी अलग तेलंगाना राज्य के लिए कभी वो लोगों ने इतराज नहीं किया है। हालांकि सुषमा स्वराज जबरदस्त भाषण दी थी पार्लियामेंट में, हम अलग तेलंगाना को हम सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ करने के बावजूद भी पूरा श्रेय, पूरा टोटल केसीआर जो चंद्रशेखर राव टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, उनको गया है। और पूरे के पूरा तेलंगाना राज्य में टीआरएस का दबदबाव पूरा बनी हुआ है। लास्ट जीएचएम इलेक्शंस में देखिए संजय, पूरा 150 यहाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जी, इसमें 99 सीट्स, 99, मैं बोल रहा हूँ 150 से 99 पूरा टीआरएस के जी, पक्ष में गया है। जी, और 44 एमआईएम के पक्ष में गया है। जी, और भारतीय जनता पार्टी शायद चार सीट से ज्यादा नहीं जीते हैं। जी, जहां एमपी जीता है या जहां एमएलए जीतने की
मुहिम कई सालों से चलते आ रहा है वहाँ हैदराबाद में, लेकिन बीजेपी पूरी तरफ से ध्वस्त किया और यानी टोटल ध्वस्त किया है टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना सेंटिमेंट को सामने रखकर। अब क्या हुआ, लास्ट जनरल इलेक्शंस में अचानक भारतीय जनता पार्टी को 4 एमपी सीट्स मिला है जी। आंध्र प्रदेश से। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ है पूरा हिस्ट्री में। तो एक अलग उम्मीद, एक टोटल उम्मीद जगा है पूरा जनरल इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, यहाँ हम कुछ काम किया, हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं को अगर सन्नद्ध किया है तो यहाँ फिर से शायद तेलंगाना में हमारा सत्ता बन सकता है। यही जैसे 4 एमपी जीते हैं वही लेकर रिसेंटली एक बाई इलेक्शन हुआ है। तो क्या हुआ, लास्ट जस्ट एक चंद महीने पहले, 1 महीने भी नहीं हुआ है, जहां दुब्बाका बोल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। दुब्बाका में रामलिंगा रेड्डी बोल के एक विधायक था, वो उनका देहांत हुआ है, इनका हेल्थ ठीक नहीं हुआ है तो उनका देहांत हुआ है। वहां बाई इलेक्शन आए हैं और टीआरएस पार्टी रामलिंगा रेड्डी का पत्नी को ही वहां अपना उम्मीदवार जैसे खड़ा किया है। जी। और बाई इलेक्शन में आप देखते हैं संजय, हम कई बार डिस्कस भी किया है कि ऑलवेज सत्ता पक्ष के जी। पक्ष में जाता है बाई इलेक्शन जहां भी हो, जी। नॉर्मल रूप से। जी। और जहां जिसका मृत्यु होता है और उसका पत्नी ही वहां कंटेस्ट करती है तो स्वाभाविक है कि कुछ सेंटिमेंट यानी वो भी लहर चलते हैं, जी। सिंपैथी फैक्टर एक चलती रहती है। तो इतना होने के बावजूद भी, और एक मैं आपको बोलता हूँ, ये दुब्बा का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिद्दीपेट को लग के पड़ता है। सिद्दीपेट हरीश राव जो केसीआर की भांजा बोलते हैं, जी। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है और गजवेल को लगते रहे। गजवेल खुद सीएम का केसीआर का कॉन्स्टिट्यूंसी है। जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दुब्बा का। टीआरएस ने सोचा है कि लगभग 60,000 वोट से वो जीतेगी जी। और छोड़ दिया है पूरा हरीश राव के हाथ में। लेकिन वहां के बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव आई थिंक 1500-1600 वोट से जीता है। वो सबसे बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो नया अध्यक्ष बना है बंडी संजय, जी। और कुछ एमपी है इनके, अरविंद, निजामाबाद के एमपी अरविंद, और स्वयं बाबूराव आदिलाबाद की है, और यहाँ की एक्स एमपी जितेंद्र रेड्डी और जी। किशन रेड्डी खुद जो सहाय मंत्री, सब लोग इकट्ठा होके इतना तालमेल के साथ, लक्ष्मण भी नाम लेना है हमको, बीजेपी लीडर, और ये सभी लोग तालमेल बनाते हुए दुबाका में कॉन्टेस्ट में पूरा के पूरा अपना ताकत वहां दिखाया है और जीत लिया है। जी। ये जीत इतना होश दिया है, इतना आपको मैं क्या बोलूं, आज जीएचएमसी में आज जिस तरह से कांटे की टक्कर माना जाता है, जिस तरह से टीआरएस को चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, और जहां तक अमित शाह को भी यहाँ खींच के लाया है हैदराबाद को ये पद के लिए, केवल एक जीत जो दुब्बाका के जो जीत है वो बड़ी जीत है। और वो जीत, वो सेंटिमेंट, वो जो यूफोरिया है, उसको उन लोगों ने वोट्स में कन्वर्ट करना है जीएचएमसी में। और मैं आपको बोलता हूं कि संजय की 150 सीट्स में जिस तरह से यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना भी हो, लेकिन जी। 4 सीट से जितना भी ज्यादा टीआरएस को नीचे गिराते हुए ये ऊपर चढ़ते हैं बाजी, और जी। उनका जो ध्यान है नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस के ओर है। जी। जीएचएमसी मेयर आना नहीं आना वो बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जी। आए तो बहुत अच्छा, बहुत इंपैक्ट पड़ता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन एक अच्छा नंबर लेके, एक अच्छा बड़ी नंबर लेके अगर जीएचएमसी इलेक्शंस में वो लोग खड़ा हो जाते हैं, इलेक्शंस करते हैं, तो इसका इंपैक्ट पूरे के पूरा तेलंगाना राज्य के ऊपर पड़ेगा। उतना ही नहीं, बगल में रहने वाली तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी है ही है। जी। लेकिन ये जो साउथ इंडिया में अगर तेलंगाना में उनका कब्जा रहा, अगर जीएचएमसी उनका सफलता बनी, तो यही लहर अब पूरा साउथ इंडिया को वो लोगों ने परकुलेट करने के लिए एक टोटल प्लान कर रहे हैं। इसीलिए इतने बड़ी संख्या में आप जो नाम दिया है आपके इंट्रोडक्शन में, जो महारथी समझते हैं, एक्सेप्ट जी। इवन मोदी भी आए हैं, लेकिन वो वैक्सीन के लिए आए हैं। जी। हालांकि कोई जीएचएमसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ की टीआरएस लोगों ने बोला था कि मोदी का एक ड्रामा है, ये जीएचएमसी इलेक्शंस को मद्देनजर रखते में ही वो हैदराबाद का प्लान किया है। ऐसा कुछ सब कुछ चला है यहाँ पे, तो टॉक चला है। लेकिन एक्सेप्ट मोदी, सभी लोग जो इनका जो वरिष्ठ नेतागण जो भी है, सभी लोग हैदराबाद आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन लोगों ने प्रचार किया है। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आप फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आपने बहुत ही नीचे लेवल से, सतह के लेवल से आपने राजनीति को देखा है इतने सालों में। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से मैं भी देख रहा हूं कि पहली बार वहां की सड़कों पर भगवा झंडा और फिर भारतीय जनता पार्टी का झंडा और इतनी भीड़, ढोल नगाड़े बज रहे थे,
तो ओवैसी जो हैं, वो उछलने लगे, परेशान हो गए, हमने उनका भाषण सुना। उन्होंने क्या कहा आपको भी ध्यान होगा, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे कोई भी आए, जितने बड़े नेता हैं सब आ जाएँ, आप चार मीनार देखिए, इसको सुंदरता देखिए, ट्रम्प को चाहिए तो वो भी बुला लें, ये भी उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि चाहे किसी को भी बुला लें, यहाँ काबिज होने का मत सोचिए। क्या वो चैलेंज कर रहे हैं या फिर घबरा गए हैं? देखिए यहाँ पोलराइज एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एमआईएम के दोनों के बीच झगड़े में सबसे बड़ा परेशान टीआरएस को हो रहा है। क्योंकि अगर एमआईएम के नेताओं के जो भी कहे वो वोट्स पोलराइज होने के लिए जा रहे हैं, टीआरएस को यहाँ डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आपने देखा होगा संजय, आप पूरा अब तो सुना होगा अमित शाह की टोटल प्रेस मीट में जी, जिस तरह से उन्होंने कहा भी केसीआर के खिलाफ कड़ी शब्द कुछ नहीं किया। जी, एक ही उन्होंने कहा है कि बंद कमरे में इलू इलू क्या होता है यार, बाहर आके बोल सकते हैं ना, दोनों मिलके एक दोस्त है बोल के। ऐसा उन्होंने टिप्पणी की थी। जी, जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने यही कहा। एक्चुअली क्या है, एमआईएम का स्वाभाविक है कि उनके एरियाज में जो लास्ट टाइम 44 सीट्स जो जी, जीता है, उसको ज्यादा करना है, उसको बढ़ाना है उनको कॉर्पोरेटर्स को। अगर उसमें से जो भी संख्या घटती है लास्ट ईयर से, एमआईएम के लिए भी बहुत परेशान होने का काम है। और नंबर 2 ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में यहां नहीं आने देना है उनको। मुस्लिम वोट्स को पोलराइज करना उनका काम यह है। और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि एमआईएम अग्रेसिव रहे और एमआईएम को टारगेट करते रहे। और नवाबों की फैमिली, नवाब की जो शासन, ये सब कुछ जो बात है, और हैदराबाद के नाम भाग्यनगर में चेंज करना, ये जो पूरे के जो पूरा, और ये भी बोला कहा है कि ओल्ड सिटी के ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि ओल्ड सिटी के ऊपर हम मेयर हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो बातें हैं, पूरा वोट पोलराइज करने के लिए जा रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में वही। और एमआईएम वही देखता है कि हमारा गढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये भी देखती है कि एमआईएम की जो भी भाषा है, जिस तरह से उन लोगों ने कही है, हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, ताकि हमारा वोट्स जो हिंदू वोट्स है, अगर नॉन मुस्लिम वोट समझ सकते हैं, वो पोलराइज हो जाए। इसीलिए दोनों मिलके बहुत अग्रेसिव यहाँ है संजय। जी, लेकिन देखिए एमआईएम को जो यहाँ हैदराबाद में दे आर कंटेस्टिंग समवेयर अबाउट 60 सीट्स, जी, 150 सीट्स है पूरा। और उन लोगों ने जो कंटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक उम्मीदवार भी नहीं है कि 50-60% से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स में उनका उम्मीदवार भी नहीं है, कि दे आर कंटेस्टिंग ओनली 60 सीट्स। जी। 60 में ही जहां उन लोगों ने ओल्ड सिटी में ज्यादा उनके हैं, जहां वो जीतते हैं, उनको उम्मीद है, वहीं उनको उम्मीदवार को खड़ा किया है। और शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप कर रहे हैं कि एमआईएम टीआरएस के बीच में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है। अगर एमआईएम खड़ा कर सकते तो हैदराबाद में पूरा 150 में खड़ा कर सकते थे। लेकिन जो मुस्लिम वोट्स है, जो नॉन ओल्ड सिटी से बाहर जो मुस्लिम वोट्स है, उस पर स्प्लिट ना आए टीआरएस और जी, एमआईएम के बीच में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा बोल के केवल एमआईएम केवल 60 प्लस, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उतना ही सीट्स वो लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार जिस तरह से मेरा पास रिपोर्ट्स मिल रहा है संजय, कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा क्या बोलते हैं सपोर्ट मिला है। जिस तरह से लोग बाहर आए हैं, जी। जिस तरह से उनको हम देखा है तो सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन क्या इतने सालों से एमआईएम को जो गढ़ है, एमआईएम का टोटल गढ़ है, वहां कोई भी इसको टच भी नहीं करने वाला जो गढ़ में, क्या भारतीय जनता पार्टी जो सपोर्ट मिला है उससे काबिल होता नहीं होता? शायद कल ही इलेक्शन से तो थोड़ा हमको रुकना चाहिए। और जी। मैं ये भी बोलता हूँ कि अभी तक जीएचएमसी इलेक्शंस, लास्ट 2 इलेक्शंस देखे तो 50% से ज्यादा पोलिंग नहीं हुआ है। अगर अच्छा जी, सच में ये बार अगर पोलराइजेशन या जिस तरह से हीटेड बहुत ये चल रहा है, अगर 70% 80% अगर जाते हैं, तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं। रिजल्ट्स बहुत खतरनाक, जो जो भी कोई सोच नहीं सकता उतना खतरनाक रिजल्ट्स यहाँ मिल सकते हैं। खतरनाक का मतलब आप समझा दीजिए ज़रा। क्योंकि मुझे लगता है कि खतरनाक का मतलब वो ओवैसी के लिए खतरनाक खतरनाक। खतरनाक टीआरएस के लिए, खतरनाक टीआरएस के लिए होगा, खतरनाक एमआईएम के लिए होगा। क्योंकि वो लोग कई दिनों से यहाँ राज कर रहे हैं, और तेलंगाना राज्य बनने के बाद कभी भी, और आज तक मैं कभी भी नहीं देखा है कि एमआईएम के, सॉरी, ये जो मेयर पद है, अभी तक कोई कांग्रेस और एमआईएम के सिवा, शायद टीडीपी एक बार आया होगा, मेरा ये एग्जैक्ट याद नहीं है। जी, टीडीपी शायद एक बार आया है। तो और कोई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कभी आया नहीं है जीएचएमसी। ये वो जो देखिए खतरनाक सिचुएशन है।
जी, ये देखिए खतरनाक सिचुएशन है, सीधा संकेत है, यानी कि आप भी पढ़ चुके हैं इस बात को, जो तस्वीरें हम दूर रहकर देख रहे हैं, मुंबई से आप तो वहीं पर हैं, आपकी आँखों से आप देख रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर सड़कों पर लोग पहली बार इतनी भारी संख्या में उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सड़कों पर। ये ओवैसी के लिए भी एक तरीके से आप जो बोल रहे हैं खतरनाक रिज़ल्ट आ सकता है, टीआरएस के लिए भी। अच्छा, इसमें जो बातें हमको समझने में आ रही हैं, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जैसे कि आपने भी बताया था और भी कुछ लोग बताते हैं कि इस समय जो है वहाँ पर एक मुख्यमंत्री जैसे हैं, उनके एक तरह के वंशवाद का भी आरोप लग रहा है कि अपने रिश्तेदारों को ही बड़ा कर रहे हैं और वहाँ के शासन में रिश्तेदारों को घुसा रहे हैं राजनीति में। तो वंशवाद जो है, क्या ये टीआरएस के लिए नुकसानकारक हो सकता है इस चुनाव में और इसके बाद भी? देखिए, वंशवाद पहले से है संजय, जब अलग तेलंगाना राज्य बना है और इमीडिएटली इनका बेटा केटी रामाराव को मंत्री पद ले लिया है और इनका बेटी एमपी में चुना है और लोगों ने जिताया भी एमपी कविता को। हालांकि लास्ट इलेक्शंस में, लास्ट जनरल इलेक्शंस में उनको हराया है। और उनका एक और एक रिश्तेदार संतोष कुमार बोल के और एक एमपी राज्यसभा को चुना दिया गया है। और ऐसे करके पूरा केसीआर की फैमिली में केसीआर खुद है और केटीआर उनके सन, उनका जो बेटा है वो मंत्री है। और नंबर 2 है, वो तो बहुत पावरफुल है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जीएचएमसी में अच्छा रिजल्ट्स आए, तो वो खुद मुख्यमंत्री सीट में बिठा सकते हैं मुख्यमंत्री। और वो बताइए। मुख्यमंत्री केसीआर, हाँ, सीधा जाके वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल दे सकता है, ऐसा अनुमान भी है यहाँ। जी, पूरे के पूरा वहाँ तैयारी चल रहा है बोल के है। हालाँकि अभी तक चुप्पी साजी है। खुद केसीआर और केटीआर कभी भी खुलकर ये नहीं कहा है, लेकिन यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ जीएचएमसी में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो केसीआर नेशनल पॉलिटिक्स में दिखेगा और बेटा को मुख्यमंत्री पद में बिठाएगा। और उनका जो जी। बेटी है कविता, वो अभी राज्यसभा एमएलसी यानी विधान क्या परिषद बोलते में। हैं, विधान जी, परिषद में उनको ला लिया गया है निजामाबाद से। और उनका जो और एक रिलेटिव है, इनका जी। वाइफ का वाइफ का सिस्टर का बेटा है, अच्छा, केसीआर वाइफ सिस्टर का बेटा है जी, संतोष कुमार। जी। उनको राज्यसभा एमपी ऑलरेडी उनको चुना दिया गया है। तो बताइए। ऐसा करके पूरे केसीआर फैमिली में ये लेके हाय बोल के, हालांकि असंतोष है। और हाँ, शिकायत तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी वही बोल रहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर का नाम आते ही पहले सबसे पहले यही बोलते हैं कि ये फार्म हाउस, इनका जो फार्म हाउस है रवल्ली के पास है, हैदराबाद से लगभग एक 50 किलोमीटर समझ लीजिए, वहाँ वो रहता है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, शानदार फार्म हाउस, अभी नया-नया भी बनाया है। जी, तो वो फार्म हाउस से बाहर नहीं आता है और यहाँ पालन करने के लिए कभी सीएम अवेलेबल नहीं है। ये शिकायत है। और टीआरएस के मंत्रियों के बीच में भी और एक शिकायत है, एमएलएस की शिकायत है कि उनको सीएम केसीआर से मिलना बहुत मुश्किल है। वो फार्म हाउस में बताइए। जाने के लिए भी मिलना मुश्किल है। और उनको ऐसे जाके जिस तरह से मुख्यमंत्री आप देखे होंगे महाराष्ट्र में, हमने देखा है कि अगर मंत्री मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो सीधा ऑफिस में आते हैं, अगर जी, सीएम फ्री है तो फटाक बोल के अंदर बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ वैसे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप ये है कि मुख्यमंत्री फार्म हाउस रहते हैं, किससे भी मिलते नहीं है। जी, वो थोड़ा टीआरएस में भी नेताओं में भी वो शिकायत है। शिकायत है। लास्ट असेंबली इलेक्शन से दुब्बा कर जाने के बाद भी मेरा पास इनपुट्स है कि सीएम केसीआर को भी इसके ऊपर रिपोर्ट गया झटका लग है कि सकता कुछ है। लोग, हाँ, 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 हाँ। तो अच्छा, शायद जी, केसीआर बहुत क्या बोलते हैं, ही इज वेरी वाइज पॉलिटिशियन, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। इनको पॉलिटिक्स किस तरह से खेलना है, बहुत माहिर है। तो डेफिनेटली सीएम केसीआर के पास आया होगा और कि इमीडिएटली वो परेशानी भी दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, इस बात की जानकारी उनको मिली होगी लेकिन लोग आम लोग नाराज़ हैं, उनके मंत्री भी नाराज़ है, कह रहे हैं वो मिलते नहीं है, मिल नहीं पाते उनके मंत्री। अब ये बताइए
कि योगी आदित्यनाथ वहां गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसे भी आप लोगों के जनादेश हो जिसके बाद हैदराबाद का नाम भाग्य नगर कर दिया जाएगा। इस पर ओवैसी ने एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि ये ऐसा कभी नहीं होगा, और नाम बदलने की कोशिश की गई तो आगे की नस्लें इनकी बर्बाद कर दी जाएंगी। देखिए, एवरीबॉडी इज प्लेइंग टू द गैलरी। योगीनाथ आदित्यनाथ को भी पता है कि जब तक राज्य सरकार नहीं सोचेगी, जब तक राज्य सरकार असेंबली में पास नहीं करेगी, जो नाम प्रस्ताव चेंजेस वो असेंबली में करना पड़ेगा। और यहाँ टीआरएस है, भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। अगर जीएचएमसी इलेक्शंस में मेयर भी जीत गए समझ लीजिए, बहुत चांसेस कम है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मेयर जीतने का। मैं बोलता हूँ किस तरह से क्यों चांसेस कम है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जीएचएमसी से मेयर बनने से डेफिनेटली नहीं आएगा। ये चेंज तो नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं आता है। लेकिन देखिए तो श्रीनिवास जी, एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा, देखिए उनका इशारा हो सकता है कि राज्य सरकार अगली बार जो विधानसभा चुनाव हो वो उनका निशाना हो नाम बदलने को हाँ, लेकर। हमने नहीं संजय, मैं हमने पहले वही सोचा था ना बच्चा, जब इनिशियल में मैं वही कहा था। हालांकि आपको देखने के लिए जीएचएमसी दे, आपको जो फाइट है जीएचएमसी का लग रहा है, लेकिन ये टोटल जो प्रचार है, फाइट है, वो जीएचएमसी के लिए है ही नहीं। जी नेक्स्ट आने वाले चुनाव के लिए समझ लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और सूप, अब सूप पहले देते हैं खाने से पहले, वैसे सूप जैसा समझ लीजिए जी जी कि ये जो सूप है, ऐसे जीएचएमसी इसको समझ लीजिए। जी ताकि ये लोग पूरे के पूरा ध्यान इसके ऊपर लगा के ये छलांग लगाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप जी यहाँ से लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जी और वही भाग्यनगर पुराना करने के लिए, और ओवैसी को पता है कि किस तरह से करेंगे, हम भी देखेंगे, यही कहा था। जी हालांकि ये भी उन्होंने ये इवन एमआईएम इज अगेंस्ट तेलंगाना, वो भी कहा था कि मुसलमानों को ना बोलते हुए कैसे करेंगे, वो भी मैंने देखा था। ये तो बोलते हैं, दे प्ले टू द गैलरी, अगर ऐसे नहीं बोले तो कैसे बोलेंगे वो लोग। जी। अच्छा देखिए अब जो है बात साफ है जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं और हमारी बातचीत भी होती रही है कि हैदराबाद के इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लेते हुए अब जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे दक्षिण भारत में, हालांकि कर्नाटक में तो उनकी सरकार है और पहले से भी मजबूत है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अपना पांव पसार रही है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी, और आने वाले 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुए होंगे उसके लिए भी ये तैयारी हो रही है। आप क्या मानते हैं? अब देखिए, अगर सच कहूं संजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रवैया रहा है, दे आर टेकिंग दिस जीएचएमसी इलेक्शन एज अ टेस्ट केस। ओके। दे वांट टू टेस्ट द वाटर्स इन या साउथ इंडिया, जी एक्सेप्ट कर्नाटका हटा दीजिए। जी केरल में कभी भी वो लोग स्ट्रांग नहीं रहा है। यूडीएफ एलडीएफ वहां के जी सरकार है, फॉर्मेशन सरकार, वहां ऑलवेज एक बार यूडीएफ आता है, एक बार एलडीएफ आता है। और तमिलनाडु में कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं वहां, डीएमके एडीएमके द्रविड़ पार्टीज के पूरा फाइट है। और जहां आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरा मिट गया है, वहां वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है और टीडीपी स्ट्रांग पार्टी है जी वहां, और बीजेपी का भी उतना पकड़ नहीं है। तो आज एक ही जगह उनको अगर साउथ इंडिया में देखा गया तो एक्सेप्ट कर्नाटका, उनको जी तेलंगाना एक अच्छे उदाहरण जैसे इनको देख रहे हैं। और जीएचएमसी इलेक्शंस, और मैं जिस तरह से कह रहा था, जीएचएमसी इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट है, आज जी जो इलेक्शंस हो रहा है, लगभग 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, 24 और 26, क्योंकि रंगारेड्डी जिले में आता है ये, जी और हैदराबाद का ही है, जी और बगल में नलगोंडा का कुछ पार्ट्स है और महबूबनगर के कुछ पार्ट्स हैं। जी तो जो इम्पैक्ट है पूरे के पूरा, जो जीएचएमसी इलेक्शंस को जो इम्पैक्ट 24 टू 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर पड़ता है, जी इसका जी इम्पैक्ट, तो वो बहुत बड़ी है। एक्चुअली बहुत बड़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर दिखने वाला है, आ इसलिए सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ। तो ये जीएचएमसी इलेक्शन एक टेस्ट वाटर, एक टेस्ट वाटर, एक टेस्ट करने के लिए, जैसे इसको एक रोल मॉडल, एक जी लैबोरेटरी कर दीजिए, एक प्रयोगशाला कर दीजिए। यहाँ कुछ दे वांट टू डू समथिंग एंड दे वांट टू रिप्लिकेट दिस एवरीथिंग टू द साउथ इंडिया को, इसको करने जी के लिए। देखो, यानी कि हमने जीएचएमसी में इतना इतना यानी कि आईटी यहाँ हब में से हमने जीता है, यहाँ से हैदराबाद में हम जीता है, और हमने साउथ इंडियंस की दिल जीता है हैदराबाद से, और आपके पास भी आ रहे हैं। वैसा कुछ उनको बोलने के लिए, एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए एक उदाहरण जैसे इसको दिखाना चाहते जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कभी भी इस तरीके से अग्रेसिव चुनाव प्रचार या प्रेजेंस हमने पहले भी कभी नहीं देखा। और अब जो देखिए एक जो हमने देखा है कि एकदम कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा के तौर पे वहां पर
योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ में ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने देवी जी की आरती की। एक सीधा संदेश है हिंदुओं को। क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ आप देखा होगा संजय, वहाँ वोट फॉर बीजेपी नहीं है वहाँ। जब हालाँकि जय बीजेपी, जय तेलंगाना के साथ सब कुछ ब वोट फॉर बीजेपी वो सब कुछ होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब ज वहाँ प्रचार सभा हुआ है, मैंने क्लोज़ली इसको वॉच किया है और वहाँ एक ही नारा सुना जा रहा था, वो जय श्री राम और कुछ नहीं है वहाँ। क्या बात है। जैसे भी योगी आदित्यनाथ आए यहाँ तो वो अयोध्या का टोटल जो सक्सेस है, उनके चेहरे में सब लोग देखा है, बीजेपी सपोर्टर समझ लीजिए, जो लोग आम लोग हैं, वो लगे सब लोग जय श्री राम के सिवा और कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उनको वो पोलराइजेशन करना ही करना है संजय, क्योंकि हैदराबाद सेंसिटिव एरिया है ही है। यहाँ जी। मुसलमान 40% संख्या में, ओल्ड सिटी में तो कुछ जगहों में ये लगभग 70% मुसलमान रहते हैं, तो डेफिनेटली उसको वोट्स को पोलराइज करने के लिए बीजेपी को चांस मिलता है, तो वो लोग क्यों इसको छोड़ देंगे? वही वही क्यों क्यों छोड़ेंगे इसको? इसलिए उन लोगों ने आदित्यनाथ बुलाया है। हालांकि बहुत सारे मिनिस्टर से, इनके चीफ मिनिस्टर से पूरा देश में जी। बगल में शिवराज चौहान भी है, शिवराज सिंह चौहान भी है जी। और कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भी है बगल में कर्नाटक में, लेकिन किसी को बुलाया नहीं है। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश से उतना जी। दूर से यहाँ क्यों बुलाया? वोट्स को पोलराइज करने के लिए, अयोध्या जो जो सेंटिमेंट्स है उसको ये लाने के लिए। अच्छा, अंडर करंट क्या चल रहा है? मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अंडर करंट योगी आदित्यनाथ आए, आप कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगे, तो जय श्री राम का नारा मतलब ये मटेरियलाइज हो पाएगा? अंडर करंट क्या लगता है? कुछ सीटें बढ़ेंगी? आप जैसा बोल रहे हैं खतरनाक रिजल्ट्स आएंगे, ओवैसी के लिए भी, टीआरएस के लिए भी। नहीं, जहां तक मैं कई लोगों से बात किया है और एक एंटी इनकम्बेंसी तो दिख रहा है यहाँ। चलो, हिंदू मुस्लिम वोट्स पोलराइज तो हुआ है, डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट तो होगा। योगी आदित्यनाथ आने के बाद जो पोलराइजेशन है वो हो गया है ऑलरेडी। जी। जो जो वहाँ यहाँ के लोग हैं वो पोलराइजेशन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जी। ये काफी नहीं है। केवल वो रिलीजन के ऊपर वोट्स पोलराइज हुआ है, वो वोट से जीतना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो आम लोग हैं, जो डेवलपमेंट भी देखना चाहते हैं, रोड्स भी देखना चाहते हैं, ड्रेनेज उनके बगल में क्या हो रहा है वो भी देखना चाहते हैं, वो लोगों के बहुत बड़ी संख्या में हैदराबाद में आज भी। एंटी इनकम्बेंसी तो है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से बिहार के चुनाव हुए, वहां पर ये आश्चर्यजनक जो रिजल्ट आए, जो एग्जिट पोल्स हुए, जो भी अनुमान लगाया जा रहा था उसके उल्टे। सिर्फ एक अखबार के जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए थे वो करीब करीब सही है नजर आए थे, बाकी सब फेल हो गया। इसमें यह पता चला कि घर की महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया था और जो सर्वे करने वाले थे वो ज्यादातर लोगों ने पुरुष वोटर्स से बातें की थी। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो और साथ में चाहे वो घर के चूल्हे के लिए घर का चूल्हा और गैस देने की बात हो, ये सारी बातों का भी असर पड़ेगा क्या इस चुनाव में या फिर इस पर नहीं पड़ेगा? हाँ, 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 बिल्कुल पड़ेगा। एक्चुअली दुबाका में जो मैंने कहा था, एक बाइपोल हुआ था, वहाँ बीजेपी जीत के आए। वहाँ सबसे पहले जो मुद्दा पहले ही भारतीय जनता पार्टी लिया है कि हम केंद्र सरकार पैसे दे रहे हैं, वही पैसे आपको आ रहे हैं। जो राज्य सरकार जो पैसे नहीं दे रहे, वो एक भी पैसा नहीं दिया। जो भी आपके पास पैसा जो मिला है, वो केंद्र सरकार का मिला है। ये उनका मुद्दा रहा। उसको काउंटर करने के लिए जो मुख्यमंत्री का बेटा है और यहाँ की मिनिस्टर है, नंबर 2 मिनिस्टर है, बहुत पावरफुल मिनिस्टर जो कि तारक रामाराव, उनका भी यही कहना है कि कभी भी आज तक केंद्र सरकार ने तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं दिया है। उनका कहना है कि लगभग 2,15 करोड़ रुपीस यहाँ से टैक्स में दिया है हमने केंद्र सरकार को। वो लोगों ने हमको 161 करोड़ 40 लाख वैसा कुछ दिया है। उनका कहना ये है कि हमने दिया है केंद्र सरकार को, वो लोग कभी भी नहीं दिया है। तो ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा झगड़ा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हालांकि अनफॉर्चुनेटली समझ लीजिए टीआरएस की लोगों के अगर दृष्टिकोण से कि फ्लड्स आए हैं और कई एरियाज वहां डूब गया है। यहाँ पर रिसेंटली फ्लड्स आए थे और जी। टीआरएस सरकार ने क्या किया है, जीएचएमसी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हर एक घर को 10,000 रुपीज देने की वादा किया है और कैश में बांटा है। कैश में बांटा है। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे एलिगेशन आए कि पैसे कहाँ हैं, कई लोगों को मिला नहीं है, तो वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन को बीच में रुक गया है और इसके बाद डायरेक्टली अकाउंट्स में डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन जैसे इलेक्शन आ गए वो भी रुक गया है। वो टीआरएस के खिलाफ जा रहा है। वो जो मुहिम उन लोगों ने 10,000 रुपीज कैश देने वाली, हालांकि वो पॉजिटिव में आना चाहिए था टीआरएस को, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है कि हमको पैसे नहीं मिले हैं, केवल टीआरएस वालों ने अपने लोगों को दिया है, ऐसा कुछ
आने से उनको थोड़ा वो बैकलैश हो रहा है टीआरएस को। और जैसा मैंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी रोड्स को लेकर और उसको लेकर थोड़ा बहुत नाराजगी है, लेकिन टीआरएस यही जानते हैं, मैं जैसे मैंने कहा था कि मेयर पद टीआरएस को बीजेपी आने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बोलूं कि यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है संजय, ये जी केवल कॉर्पोरेटर्स को चुनते हैं। कॉर्पोरेट चुनने के बाद जो कॉर्पोरेटर्स मेयर को चुनते हैं, इसमें जी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में एमएलएस, एमएलसीस और एमपीस वोट डालेंगे। जी और टीआरएस के लगभग अगर क्योंकि सब लोगों ने यहाँ एक्स ऑफिशियो, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कितने लोग एक्स ऑफिशियो में वो लोग वोट दे सकते हैं, अभी जी भी चल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने रिसेंटली जिला परिषद इलेक्शंस में एक्स ऑफिशियो जैसे कुछ जगहों पे उन लोगों ने वोट दिया है, कुछ एमएलएस ने, तो जी वो लोग यहाँ दे सकते नहीं दे सकते, ये सब कुछ चल रहा है। लगभग 26 वोट्स ऑलरेडी टीआरएस के पास है ऑलरेडी, जी और एमआईएम को पकड़ गए तो 40 सीट्स मिल जाएंगे उनको, 40 वोट्स मिल जाएंगे मेयर पद होने से पहले ही। आपको 40-45 सीट्स के ऊपर टीआरएस आज उनका गिनती शुरू हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगर 150 इनके पास, भारतीय जनता के पास शायद एक 2 एमपी से और 5 वैसा कुछ एक्स ऑफिशियो वोट्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं 5, हालांकि 45 वहां तक है इनके अपोजिट पक्ष में। जी अगर टोटल अगर 100 से ज्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट जीतता है तो उनके लिए कुछ उम्मीदें हैं, ये तो अदरवाइज मुश्किल है, मेयर बहुत मुश्किल है, बहुत मेयर तो आना मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता को पता है कि मेयर पद मिलना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये लोग यही सोच रहे हैं कि अगर नंबर अच्छा आते हैं, जी ठीक है, जी अगर 40-50 कॉर्पोरेट इनको जीत जाते हैं तो वो नंबर दिखा के पूरा तेलंगाना में नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। जी। ये उनका पूरा प्लान है। अच्छा श्रीनिवास जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है। वोटिंग होगी सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप शाम को वोटर्स का मिजाज, इस पर मैं आपसे जानकारी चाहूँगा शाम को। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने जो ज़मीनी हकीकत है, वो समझाया। आपने एक बात ये ज़रूर कहा कि वहाँ पर इस बार जो एग्रेसिव चुनाव के बीच में योगी आदित्यनाथ को जो है, वोट को बीजेपी के तौर पर नहीं बल्कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सफलता हुई है, उस बात को लेकर नारे लग रहे थे। ये वोट के पोलराइजेशन को लेकर हो सकता है कि बीजेपी को इसका लाभ हिंदुत्व के कार्ड के तौर पर फायदा हो सकता है और सीटें काफ़ी बढ़ेंगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, श्रीनिवास थैंक जी। यू संजय, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, अलाउइंग मी टू स्पीक, थैंक थैंक यू। यू।